नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी प्यारे दर्शकों का मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं सीए अमित मोहरे साहब। खास मेहमान है जो आपके रीडेवलपमेंट पर जो टैक्सेस होते हैं, तमाम जो कैपिटल गेन और जीएसटी से रिलेटेड वो सवालों के जवाब देंगे। सबसे पहले मैं रमेश प्रभु सर, महासेवा के संस्थापक, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे बुलाया, और एमएनएस मीडिया के शर्मा सर जिन्होंने इतने अच्छे तरह से इंट्रोडक्शन दिया। ये जो हाउसिंग सोसाइटी या फिर रीडेवलपमेंट का जो विषय है, ये इतना सरल विषय नहीं है, और आपने जैसे आपकी लाइन में भी कहा था कि गलतफहमियाँ हजारों सपने जला देती है। तो ये बात एकदम सच है, क्योंकि हम लोग एक बड़ा सा सपना लेके घर के लिए सपना देखते हैं, बहुत सालों से एक जगह पे रह रहे हैं, वो जगह को हम लोग खाली करके उसकी जगह पे एक नया टावर होगा उसके सपने देखते हैं। और एट द सेम टाइम जो हमारा बिल्डर है, जो प्रमोटर है, वो भी एक सपना लेके आता है कि मैं आपका घर बना के दूंगा और उसमें मैं 4 पैसे कमाऊंगा। बरोबर। तो ये जो अभी जो चालू है, इसमें कुछ ना कुछ इश्यूज आने लगे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट टैक्सेशन। वो टैक्सेशन जीएसटी रिलेटेड भी है, वो टैक्सेशन इनकम टैक्स रिलेटेड भी है। तो हम लोग इसके बारे में वो इश्यूज कहीं ना कहीं आते हैं कि एक तो डेवलपर को पता नहीं है, वो एक्सपर्ट और जो कंसल्टेंट वो प्रॉपर प्रोफेशनली रखता नहीं है, और एक तरफ कहीं ना कहीं सोसाइटी भी अवेयर नहीं होती। तो दोनों तरफ से अधूरा ज्ञान होता है और वो आगे जाके बहुत सारे इश्यूज होते हैं। और हम लोग जब भी कोई भी कायदा बोलो या फिर कोई भी टैक्स से रिलेटेड कोई भी इशू होगा, हम लोग एक छोटी सी लाइन पढ़ते हैं और उसके ऊपर आगे बढ़ जाते हैं। और एक बड़ा क्या जरूरत है भरने की, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। या फिर ऐसा होता है कि हाँ उसने बोला था कि नहीं भरने की जरूरत है, उन्होंने बोला था। अभी वो उन्होंने जब बोला था तभी वो कौन से मूड में होंगे, उन्होंने क्या सोच के ये बोला होगा, ये सारी चीजों के बारे में हमारे पास जानकारी नहीं होती। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको आप थोड़े दिन के बाद, थोड़े महीनों के बाद, थोड़े सालों के बाद अगर ये देखने जाओगे तो ये बहुत मुश्किल पैदा करता है। तो आपके सपने सच में ये जला सकता है, डेवलपर के सपने जला सकता है, फ्लैट ओनर्स के सपने जला सकता है। तो हम लोग इसके बारे में एक डिटेल में एक छोटा प्रेजेंटेशन पहले मैं प्रेजेंट करता हूँ। ये रीडेवलपमेंट से रिलेटेड हम लोग आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं। और रीडेवलपमेंट से रिलेटेड जो सवाल है वो सवाल, और एक ज़मीन खरीदी करके जो प्रमोटर एक घर बनाता है उससे रिलेटेड, ये दोनों में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हम लोगों ने एक चीज़ को समझना चाहिए, जब भी हम लोग किसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जा रहे हैं तो हमने ये चेक करना ज़रूरी है कि वेदर दैट इज़ अ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो सोसाइटी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो सकता है, या फिर एक ज़मीन जो है एग्रीकल्चरल ज़मीन जो नॉन एग्रीकल्चरल में कन्वर्ट करने के बाद ज़मीन का मालिक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में अगर किसी डेवलपर के साथ काम कर रहा है, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स को रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट माना जाएगा। अगर जो प्रमोटर डेवलपर जो है, अगर ज़मीन उसके नाम की है और वो उसके ऊपर घर बना के आपको बेच रहा है तो सवाल कुछ अलग होते हैं। और अगर ज़मीन एक लैंड ओनर की है जो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में एंटर होता है, और लैंड ओनर में हम लोग कंसिडर करते हैं कि सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटीज़ भी एक लैंड ओनर है जो रीडेवलपमेंट के लिए अपनी जगह देती है। तो ये सारे सवाल अलग अलग मैटर में देखने पड़ते हैं, अलग अलग चीज़ अलग अलग तरीके से देखने की ज़रूरत होती है। सो ये रीडेवलपमेंट का जो भी कंसेप्ट है, तो रीडेवलपमेंट का कंसेप्ट में एक मेजर एस्पेक्ट ऐसा होता है कि ज़मीन का मालिक ज़मीन किसी प्रमोटर को, डेवलपर को देता है, जिसके ऊपर जो प्रमोटर डेवलपर है जो बिल्डिंग बांधना चालू कर देता है, उसके एक्सचेंज में वो ज़मीन के मालिक को कुछ एरिया देता है और बाकी बचा एरिया वो नए फ्लैट ओनर्स को बोलो, नए जो कंज्यूमर्स हैं उनको बोलो, उनको बेचता है। सो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। अगर एक कोई ज़मीन है, वो ज़मीन के ऊपर 100 घर बनाने का अगर उसका कैपेसिटी है, ज़मीन के मालिक के साथ अगर उसका डिसाइड हुआ है कि 40 यूनिट्स जो है उसमें से वो ज़मीन के मालिक को दे देगा। वो ज़मीन का मालिक इंडिपेंडेंट लैंड ओनर भी हो सकता है, एक हाउसिंग सोसाइटी भी हो सकता है, और बाकी बचे जो 60 यूनिट्स है वो ओपन मार्केट में बेचने वाला है। तो ये पर्टिकुलर टिपिकल सिचुएशन हम लोग डेवलपर के लिए भी बात करेंगे और हम लोग फ्लैट ओनर्स के लिए भी बात करेंगे।
डेवलपर के लिए बात करने की ज़रूरत इसके लिए है कि अल्टीमेटली डेवलपर को जो भी टैक्सेशन आएगा उसका टैक्सेशन का इफेक्ट हाउसिंग सोसाइटी बोलो या फिर लैंड ओनर बोलो, उनको रीडेवलपमेंट के टाइम पे आने वाला है। नेक्स्ट, अभी नॉर्मली हाउसिंग सोसाइटीज जब भी रीडेवलपमेंट के लिए कोई भी जगह देती है तो उनके एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं? सारे हाउसिंग सोसाइटीज की एक्सपेक्टेशंस होती है कि उनको अपने पुराने घर के बदले एक नया घर मिलेगा। अगर पुराना घर 500 स्क्वायर फीट का था तो नया घर 500 से ज़्यादा स्क्वायर फीट का मिलेगा। उसके साथ कुछ पैसा मिलेगा, उसके साथ पार्किंग का एरिया मिलेगा, स्टैम्प ड्यूटी, जीएसटी, रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स, इसमें से कोई भी चीज़ भरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने हमारा एग्जिस्टिंग घर दिया हुआ है और वो एग्जिस्टिंग घर के बदले हमें एक नया घर मिलने वाला है, तो हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है। तो ये नॉर्मल एक्सपेक्टेशन होता है। वो एक्सपेक्ट करता है हमेशा कि इसमें से जो भी टैक्सेशन आएगा वो सारा का सारा टैक्सेशन बिल्डर या फिर प्रमोटर वो बेयर करेगा। जो भी बिल्डर प्रमोटर आउटसाइडर्स को बेचेगा उसमें से उसका प्रॉफिट निकाल के लेगा, टैक्सेशन भरेगा और हमको हमारा घर देगा। ये नॉर्मल एक्सपेक्टेशन होता है। लेकिन अगर आप लोग देखोगे तो ये एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होता है क्योंकि जीएसटी का लॉ बोलो, स्टैम्प ड्यूटी बोलो या फिर इनकम टैक्स बोलो, ये जब भी हम लोग बात करेंगे ये इंडिविजुअल फ्लैट ओनर्स को ही बेयर करना पड़ता है। जो पुराने फ्लैट ओनर्स है उनको ही बेयर करना पड़ता है। तो ये जो चीज़ है ये आपका एक एक्सपेक्टेशन इमीडिएटली आपको ज़मीन पे लाके रखता है। उसके बाद बहुत बार हम लोग मैसेजेस पढ़ते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, न्यूज़पेपर में कटिंग आता है, कोई हेडलाइन आती है कि अगर बिल्डिंग कंप्लीट हो गया है और कंप्लीटेड बिल्डिंग के अंदर अगर आपने फ्लैट लिया है तो कोई जीएसटी भरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बिल्डर्स एडवर्टाइजमेंट्स भी वैसी तरह से करते हैं। लेकिन ये चीज़ें फैक्ट टू फैक्ट बेसिस पे, केस टू केस बेसिस पे डिफर हो सकती है। ये ऐसा नहीं है कि अगर आपने कंप्लीटेड ओसी जिस बिल्डिंग को है उस बिल्डिंग के अंदर अगर रजिस्ट्रेशन किया, फ्लैट ले लिया तो उसको जीएसटी भरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ें डिफर करती हैं ऑन केस टू केस बेसिस। नेक्स्ट, तो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली दो एस्पेक्ट्स देखने वाले, एक जीएसटी वाला एस्पेक्ट देखने वाले, एक इनकम टैक्स वाला एस्पेक्ट देखने वाले। अभी मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि आज के लेक्चर में हम लोग एक कॉमन मैन को, एक लेमैन को आसान शब्दों में जितना लॉ मिनिमम रिक्वायरमेंट जितना मालूम होना ज़रूरी है वो हिसाब से मैंने ये पीपीटी को बनाया है, वो हिसाब से मैंने लेक्चर लिया। तो मैं यहाँ पे कोई भी टेक्निकल सेक्शन, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस इसकी बात नहीं करूँगा। लेकिन ये सारी जो चीज़ें मैं आज के डेट में आपको बता रहा हूँ वो आज के दिन के सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, सेक्शन वर्डिंग्स इसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप कोई भी डिसीजन लेना चाहो बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन तो आप पहले इस चीज़ को, आपके पर्टिकुलर केस में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, इसको पूरी तरह से जांच लो। क्योंकि हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि आप जब भी घर लेने जाओगे तभी आप आपकी जो पूंजी है, जमा पूंजी है, जीवन भर की जमा पूंजी है, उसको इन्वेस्ट करने जा रहे हो। आप लोन लेके ये घर लेने जा रहे हो, भले वो रीडेवलपमेंट का हो। तो रीडेवलपमेंट के केस में भी आप एक बहुत सालों से जिस घर में रह रहे हो वो घर को कॉम्प्रोमाइज़ करके किसी दूसरे जगह पे टेम्पररी जाके नए घर में आने का सपना देख रहे हो। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हो जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वॉल्व है। तो आपको ये पर्टिकुलर केसेस में बहुत शांति से, बहुत समझदारी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो हम लोग आज के लेक्चर में जीएसटी और इनकम टैक्स रिलेटेड कुछ इश्यूज देखेंगे, जिसमें से जीएसटी से रिलेटेड सप्लाई ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स या फिर फ्लोर स्पेस इंडेक्स क्या होता है, डेवलपर ने उसके ऊपर कैसे टैक्स भरने की ज़रूरत है, सोल्ड यूनिट्स और अनसोल्ड यूनिट्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये कैसा होगा, इसका एक छोटा सा हम लोग एक इंट्रोडक्टरी पॉइंट देखेंगे क्योंकि डेवलपर से रिलेटेड ये पॉइंट है। ये जो जीएसटी से रिलेटेड पॉइंट है डेवलपर ने इससे साथ डील करना होता है। देन हम लोग देखेंगे कि जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट बाय डेवलपर टू द सोसाइटी इन ल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ टीडीआर और एफएसआई बाय द सोसाइटी। ये यहाँ पे ये पर्टिकुलर पॉइंट में हम लोग वो चीज़ के ऊपर बात करेंगे जब कंज्यूमर्स को नए फ्लैट्स मिलेंगे अगेंस्ट देयर ओल्ड फ्लैट्स। तो ये भी सवाल हमारे पास पहले से ही आ चुका है कि जब हम लोग पुराने फ्लैट के बदले में नया फ्लैट लेंगे तो क्या हमें जीएसटी भरना पड़ेगा।
कंज्यूमर को भरना पड़ेगा, मतलब पुराने फ्लैट ओनर्स को भरना पड़ेगा, या फिर डेवलपर भरेगा। उसके बाद सेल ऑफ रेसिडेंशियल यूनिट बाय डेवलपर टू द आउटसाइडर्स, ये अगेन कंज्यूमर के साथ रिलेट करेगा जब कंज्यूमर डेवलपर से रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर कुछ खरीदी करने जाएगा। एट द सेम टाइम ये डेवलपर से रिलेटेड भी पॉइंट है। देन सेल ऑफ एडिशनल एरिया टू एग्जिस्टिंग मेंबर्स, जो एग्जिस्टिंग मेंबर है जिनको पुराने 500 स्क्वायर फीट के बदले 600 स्क्वायर फीट फ्री में मिलने वाला है, और ऊपर से वो 100 स्क्वायर फीट का एडिशनल एरिया परचेस करना चाहते हैं, टोटल उनको 700 स्क्वायर फीट का घर चाहिए। तो नेचुरल सी बात है कि 500 के बदले 600 मिलेगा, उधर तक ठीक है। ऊपर के 100 जो स्क्वायर फीट वो खरीदी करने वाला है, उसके ऊपर का जीएसटी कैसे कैलकुलेट होगा। देन अगर कोई प्रोजेक्ट है जिसमें कमर्शियल यूनिट्स है, तो वो कमर्शियल यूनिट्स के ऊपर कैसे कैलकुलेशन करेगा, डेवलपर उसके ऊपर कैसे टैक्स भरेगा। ये जीएसटी से रिलेटेड जो मेन पॉइंट्स है वो सारे हम लोग कवर करेंगे। देन इनकम टैक्स रिलेटेड जो डेवलपमेंट राइट्स बोलते हैं हम लोग, ये कौन बेयर करेगा, किसके डेवलपमेंट राइट्स होते हैं, सोसाइटी के डेवलपमेंट राइट होते हैं या मेंबर के खुद के डेवलपमेंट राइट होते हैं। क्योंकि अगर आप कोऑपरेटिव लॉ पढ़ोगे तो कोऑपरेटिव लॉ के हिसाब से, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के हिसाब से, जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग का ओनरशिप जो भी है वो बिल्डिंग का ओनरशिप होता है सोसाइटी का। मेंबर का क्या होता है, मेंबर का शेयर सर्टिफिकेट होता है, वो शेयर सर्टिफिकेट के अगेंस्ट उसको राइट टू ऑक्यूपाई मिलता है इन अ पर्टिकुलर यूनिट। तो एक्चुअली डेवलपमेंट राइट्स किसके पास होते हैं। एडिशनल एरिया, अगर एडिशनल एरिया की बात करेंगे तो एडिशनल एरिया इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल मेंबर, उसका इनकम टैक्स का कैसे लाइबिलिटी होगा। देन कैश कंपोनेंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ सरेंडर ऑफ एंटाइटल्ड और एडिशनल एरिया इन पार्ट और इन फुल बाय इंडिविजुअल मेंबर। इसका मतलब यह हुआ कि बिल्डर प्रमोटर ने जब भी कमिटमेंट्स दिए हैं तभी उसने बताया है कि मैं आपको 500 स्क्वायर फीट के पुराने घर के बदले 600 स्क्वायर फीट का नया घर दूंगा। लेकिन कोई मेंबर ऐसा बोल सकता है कि मुझे 500 स्क्वायर फीट के घर के बदले नए बिल्डिंग में 500 स्क्वायर फीट का फ्लैट सफिशिएंट है, ऊपर के जो 100 स्क्वायर फीट है अगर आपको हो सकता है तो आप मुझे उसका कॉम्पेंसेशन कैश में दे दीजिए। तो उस केस के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। उसके केस में इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होगा। बहुत बार बिल्डर एट द टाइम ऑफ रीडेवलपमेंट कॉर्पस मनी देता है। कॉर्पस मनी देता है दो टाइप में दे सकता है, एक तो कॉर्पस मनी वो सोसाइटी के पास दे सकता है, एक कॉर्पस मनी वो मेंबर को डायरेक्टली दे सकता है। उसका टैक्सेशन इनकम टैक्स एंगल से कैसे होगा। द सोसाइटी फॉर रिसीविंग एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज फॉर कॉमन यूज ऑफ इट्स मेंबर्स एंड देयर फैसिलिटीज। पुराने सोसाइटी में क्लब हाउस, स्विमिंग पूल ऐसी कोई चीज़ें नहीं थी, लेकिन नए जो बिल्डिंग है उसमें क्लब हाउस, स्विमिंग पूल ऐसी सारी चीज़ें आएंगी। इसके एडिशन में बिल्डर बोल रहा है कि आपको मैं नए घर में फिट आउट्स दूंगा, एसी दूंगा, फैंस दूंगा, लाइट्स दूंगा, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स दूंगा, सोफ़ा दूंगा, पूरा फर्निश्ड घर दूंगा। तो वो एमिनिटीज़ के बारे में टैक्सेशन कैसे होगा इनकम टैक्स का। और एक सबसे बड़ा सवाल जो हमेशा आता है कि जब आपका घर, पुराना घर के बदले नया घर जब भी आप ले रहे हो, तभी जो टेम्पररी पीरियड है, वो टेम्पररी पीरियड का जो भी एकोमोडेशन है, वो एकोमोडेशन के लिए मैं आपको रेंट दूंगा। ये सारी चीज़ों का जो भी टैक्सेशन कैसे होगा वो हम लोग देखेंगे। सो जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स और फ्लोर स्पेस इंडेक्स, जिसको हम लोग कॉमनली एफएसआई बोलते हैं, ये पर्टिकुलर कैलकुलेशन अगर आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर कैलकुलेशन जो है ना, ये डेवलपर के एंगल से बहुत बड़ा कैलकुलेशन है एक्चुअली। क्योंकि 1 अप्रैल 2019 इसके पहले आपने जो बात हमने स्टार्टिंग में भी कही थी कि एक पुराना रेडीमेड घर विथ ओसी अगर हम लोग ले रहे हैं तो उसके ऊपर कोई भी जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है। ये पूरी की पूरी सिचुएशन उलट हो गई है 1 अप्रैल 2019 से। लेकिन बहुत सारे डेवलपर्स को, बहुत सारे फ्लैट ओनर्स को इसके बारे में पता ही नहीं चला, क्योंकि ये डेवलपमेंट हो गया है। ये स्पेसिफिकली रीडेवलपमेंट बोलो या फिर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट बोलो, ये पर्टिकुलर केस में ये अमेंडमेंट आया हुआ है। तो ये अमेंडमेंट होने के बाद 1 अप्रैल 2019 के बाद जो भी बिल्डर के पास अनसोल्ड इन्वेंट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब 100 यूनिट्स अगर
बिल्डर कंस्ट्रक्ट करने वाला है, 10,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन अगर बिल्डर करने वाला है, लेकिन ओसी आते आते उसने सिर्फ 60,000 स्क्वायर फीट का बांधकाम बेचा है, तो बाकी बचा 40,000 स्क्वायर फीट, जिसको हम लोग बोलते हैं अनसोल्ड इन्वेंट्री। ये अनसोल्ड इन्वेंट्री के ऊपर बिल्डर को जीएसटी भरना होता है, और टाइम पीरियड में ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में भरना होता है। जो साल में इसको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट या फिर फर्स्ट ऑक्यूपेंट आता है, उसी साल में इसको ये जीएसटी का लायबिलिटी डिस्चार्ज करना होता है, मतलब जीएसटी का लायबिलिटी कैलकुलेट करके उसको भरना होता है। तो पूरा का पूरा अनसोल्ड इन्वेंट्री जो भी है, वो अनसोल्ड इन्वेंट्री के ऊपर जीएसटी जो भी है वो किसको भरना है? बिल्डर, वो बिल्डर डेवलपर को भरना है। अभी बिल्डर डेवलपर अगर 40,000 स्क्वायर फीट के बांधकाम के ऊपर जीएसटी अगर भरेगा, तो आप समझ सकते हो उसका मार्केट वैल्यू के हिसाब से, स्टैम्प ड्यूटी, रेडी रेकनर वैल्यू के हिसाब से, अगर वो जीएसटी भरेगा, जो भी उसका प्रीवेलिंग रेट है, 1% बोलो, 5% बोलो, या फिर रेगुलर टैक्स रेट बोलो, जो भी उसका प्रीवेलिंग रेट है, एप्लीकेबल रेट है, वो रेट से अगर 5% से अगर जीएसटी भरता है मुंबई जैसे सिटी में, तो आप सोचोगे 18%, तो उसका प्रॉफिट कितना कम हो जाएगा? कम हो जाए, मार्जिन कम, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, क्योंकि उसने ये चीज को सोचा नहीं था जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। ये तो अमेंडमेंट आ गया है, और ये अमेंडमेंट में बोला गया है कि दिस इज रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज मतलब आपको पॉकेट से भरना है। जब फॉरवर्ड चार्ज होता है, फॉरवर्ड चार्ज का मतलब ये है कि आप जब भी 100 रुपए के ऊपर 5 रुपया चार्ज करते हो, तो सामने वाले से वसूल कर सकते हो। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर आप बेचोगे तो आप सामने वाले से उसको वसूल कर सकते हो, लेकिन आपने बेचा ही नहीं। आपने बेचा ही नहीं मतलब आपके पास अनसोल्ड इन्वेंट्री है, आपको पहले से गिराइक नहीं मिल रहा है, ऊपर से आपको 5% खिसे से भरना है। तो सोचो कि ये बिल्डर की हालत क्या हो जाएगी। लेकिन दिस इज अमेंडमेंट, और ये अमेंडमेंट के बारे में लोगों में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है, और इसके बारे में लोगों को ऐसा आज के डेट में भी लगता है कि अगर मैंने ओसी वाले बिल्डिंग में अगर घर खरीदा है तो मैं सेफ हूँ, मुझे जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है। कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो ये बात सच है, लेकिन बिल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो बिल्डर को उसके ऊपर जीएसटी भरना है, बेचने से बहुत पहले भरना है, क्योंकि ओसी आने के साल में ही भरना है। उसके बाद वो कभी भी बेचे, जीएसटी लेना ही नहीं है उसको खरीदार से, क्योंकि आरसीएम में उसने जीएसटी भरा है। सो नेचुरली वो क्या करेगा, उसका जो भी कॉस्ट हुआ है वो आपसे ही वसूल करेगा, रेट बढ़ा के देगा। इन शॉर्ट वो रेट बढ़ा के देगा, कंज्यूमर पे ही आएगा। तो ये सारी चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं 1/4/2019 के बाद। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ रेसिडेंशियल यूनिट बाय द डेवलपर टू द सोसाइटी इन लिeu ऑफ सप्लाई ऑफ टीडीआर एफएसआई बाय द सोसाइटी। इसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं कि न्यू फ्लैट्स प्रोवाइडेड अगेंस्ट ओल्ड फ्लैट्स। अभी न्यू फ्लैट्स प्रोवाइडेड अगेंस्ट ओल्ड फ्लैट्स, जिसको हम लोग बार्टर ट्रांसफर बोलते हैं, कि मेरा पहले से एक घर था, वो घर के बदले में मुझे नया घर, मुझे नया नॉट अ टेम्पररी, परमानेंट अकोमोडेशन आप देने वाले हो पुराने बिल्डिंग के बदले जो नया बिल्डिंग बनेगा उसके अंदर। तो बहुत बार कंज्यूमर का ऐसा सोचना होता है कि इसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसी कोई भी एग्जम्पशन जीएसटी लॉ में दिया हुआ नहीं है। तो देयर इज क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग, क्लियर कट गाइडेंस अंडर लॉ इज आपको इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी भरना होता है। सो अभी आप लोग बोलोगे कि मुझे 500 स्क्वायर फीट के बदले 600 स्क्वायर फीट का नया फ्लैट मिलने वाला है, उसका वैल्यू किधर पता है? क्योंकि मैंने तो बहुत साल पहले एक घर खरीदा था, जिसका मैंने वो टाइम पे जो भी पैसा था वो दे दिया था, टैक्सेशन जो भी थे वो दे दिए। अभी आप तो मुझे फ्री में दे रहे हो, तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे? तो फॉर द पर्पज ऑफ लेवी ऑफ जीएसटी ऑन दिस यूनिट्स, यहाँ पे क्या करते हैं कि वो घर का जो वैल्यूएशन है, नोशनल वैल्यू जिसको हम लोग बोलते हैं, वो नोशनल वैल्यू अराइव करना पड़ता है। तो ये पर्टिकुलर केस में जो भी रेट आपने आउटसाइडर को दिया हुआ है, सबसे नजदीक वाला ट्रांजैक्शन फ्रॉम द डेट ऑफ डेवलपमेंट एग्रीमेंट, मतलब आपने जो दिन डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया उस दिन आपने लिखा हुआ है कि मैं 500 के बदले 600 का फ्लैट, नया फ्लैट दूंगा। तो ये 500 के बदले 600 का नया फ्लैट दूंगा, ये डेवलपमेंट एग्रीमेंट जिस दिन रजिस्टर हुआ है, उसके बाद आपने सबसे पहला ट्रांजैक्शन जो आउटसाइडर के साथ किया है, उसको जो भी रेट ऑफर किया है, वो रेट आपको कैलकुलेशन के लिए लेना पड़ेगा एज अ बेस रेट, और वो रेट के हिसाब से जीएसटी भरेगा। कौन भरेगा? जो पुराने लोग हैं वो,
अच्छा। क्या रेट से भरेंगे? तो 1% या फिर 5%। अभी 1% और 5% ये डिसाइड कैसे होगा? ये डिसाइड होगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट है या नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट। अच्छा, अफोर्डेबल हुआ तो 1%। अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट है तो 1% का जीएसटी आएगा, नॉन अफोर्डेबल का प्रोजेक्ट है तो 5% का जीएसटी आएगा। अभी आप अगला सवाल पूछोगे अफोर्डेबल क्या है? मुंबई में सब 5% होंगे। मुंबई में सारे 5% होंगे, क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग के दो डेफिनेशंस हैं। मेट्रो सिटीज में 60 स्क्वायर मीटर और नॉन मेट्रो सिटीज में 90 स्क्वायर मीटर। ये एरिया रिस्ट्रिक्शन। अच्छा। ये एरिया रिस्ट्रिक्शन को एक जगह पे रख दो, क्योंकि ये एरिया रिस्ट्रिक्शन नॉर्मली ये एरिया घर के इसके नीचे ही होते हैं। प्रॉब्लम है अमाउंट। अगर वो घर जो आप खरीदने जा रहे हो उसका मार्केट वैल्यूएशन, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन, रेडी रेकनर वैल्यूएशन अगर 45 लाख से ज्यादा है तो वो नॉन अफोर्डेबल कहलाएगा। और मुंबई जैसे सिटी में या फिर एमएमआरडीए रीजन अगर हम लोग पूरा का पूरा देखेंगे तो उसमें 45 लाख से नीचे वाला फ्लैट मिलना एक मुश्किल चीज है। तो 45 लाख से नीचे वाला फ्लैट अगर आपका नहीं है वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, तो वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को नॉन अफोर्डेबल प्रोजेक्ट कहा जाएगा। और नॉन अफोर्डेबल प्रोजेक्ट, नॉन अफोर्डेबल ट्रांजैक्शंस में आपको 1% का जो टैक्स बेनिफिट है, 1% रेट, वो आपको नहीं मिलेगा। आपको टैक्स भरना पड़ेगा 5% के साथ। ऑफ कोर्स ये जो टैक्स भरेगा वो डेवलपर भरेगा, लेकिन ये फॉरवर्ड चार्ज में भरेगा। फॉरवर्ड चार्ज में क्यों भरेगा? क्योंकि ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर कवर नहीं होता। तो जो भी 500 स्क्वायर फीट के फ्लैट के बदले जो 600 स्क्वायर फीट का फ्लैट लेने वाला आदमी है, उसको 600 स्क्वायर फीट का जो भी फ्लैट है मल्टीप्लाइड बाय वो जो पहला आउटसाइडर बायर था उसका जो भी रेट है, वो रेट से मल्टीप्लाई करने के बाद 5% से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी जीएसटी का अमाउंट आता है वो उसको भरना पड़ता है। अभी इससे बाहर निकलने का तरीका ये है कि अगर आप डेवलपमेंट एग्रीमेंट बना या नहीं है, आप डेवलपमेंट एग्रीमेंट में इसका क्लॉज इंसर्ट कर सकते हो कि इसके ऊपर का जो भी जीएसटी आएगा वो डेवलपर भरेगा। अगर ये डेवलपमेंट एग्रीमेंट में क्लॉज आपने डाल के दिया हुआ है, डीए में ऐड कर सकते हैं हाँ, क्लॉज। तो ये चीज जो है वो आपको डेवलपमेंट एग्रीमेंट बनाने से पहले इसके बारे में मालूम होना जरूरी है। इसीलिए हम लोग हाउसिंग सोसाइटीज को कहते हैं कि आप लोग किसी अच्छे पीएमसी कंसल्टेंट को अपॉइंट करो जो आपको इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन करके देगा, इंडिपेंडेंट कैलकुलेशन करके देगा। इसमें पीएमसी में आपका आर्किटेक्ट, सिविल इंजीनियर, सीए, टैक्स से रिलेटेड सब इंक्लूडिंग रहते हैं। तो ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्विसेज है, ये अगर आप लोग टाइम टू टाइम या फिर टाइम हाथ से निकलने से पहले अगर ले लोगे तो आप फायदे में रहोगे। अदरवाइज आपको मालूम पड़ेगा कि डेवलपमेंट एग्रीमेंट में आपने कमिटमेंट दिया है कि इसके ऊपर के जो भी टैक्सेस है हम लोग खुद भरेंगे, तो आपके हाथ बांध दिए हैं, आपने खुद में बांध दिए, तो आप उसके ऊपर का कोई भी एडवांटेज बाद में नहीं ले सकते। नेक्स्ट, अभी सेल ऑफ रेसिडेंशियल यूनिट बाय डेवलपर टू द आउटसाइडर। अभी ये डेवलपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये आउटसाइडर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जब भी एक इंडिपेंडेंट कंज्यूमर किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर घर लेने जाता है तो वो घर के बारे में सारी चीज़ें जानकारी लेता है। अभी जब वो सारी चीज़ों की जानकारी लेता है, उसने ये चीज़ की जानकारी ज़रूर लेनी चाहिए कि वो ज़मीन, जिस ज़मीन के ऊपर ये डेवलपर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, क्या वो ज़मीन उसकी खुद की ओनरशिप की है या उसने जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में ये ज़मीन के ऊपर एग्रीमेंट करने वाला है। अगर उसकी खुद की ज़मीन है तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फिर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट अगर वो प्रोजेक्ट में है तो उसको जीएसटी भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जा रहा है और ये जॉइंट डेवलपमेंट वाला प्रोजेक्ट है, तो वो पर्टिकुलर केस में कंज्यूमर को 1% या फिर 5%, अगेन डिपेंडिंग ऑन अफोर्डेबल नॉन अफोर्डेबल, ये बेसिस पे फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी भरना है। जैसे मैंने लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, अगर आपने ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट में एज अ कंज्यूमर घर लिया हुआ है, आफ्टर कंप्लीशन और कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, आपको इसके ऊपर जीएसटी भरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट अगर है तो उसके ऊपर डेवलपर आरसीएम के अंदर खुद से जीएसटी भरेगा, तो कंज्यूमर को इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है डेवलपर को। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट में है सेल ऑफ एडिशनल एरिया टू एग्जिस्टिंग मेंबर्स। अभी एग्जिस्टिंग मेंबर्स जब भी एडिशनल एरिया परचेस करेगा, जैसे हमने बात की थी कि 500 के बदले 600 का घर मिल रहा है, 600 से ऊपर का जो भी एरिया है
और 100 स्क्वायर फीट आपको परचेस करना है, वो एडिशनल एरिया के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे हैं। तो ये एडिशनल एरिया के ऊपर जीएसटी का कैलकुलेशन कैसे होगा? तो ये एडिशनल एरिया के ऊपर जीएसटी का कैलकुलेशन सेम रेट से होगा, जो रेट डेवलपर ने ऑफर किया है वो आउटसाइडर को भी वही रेट ऑफर किया होगा, आपको भी वही रेट ऑफर किया होगा। या फिर डेवलपमेंट एग्रीमेंट में अगर कोई कंसेशनल रेट है, थोड़ा सा डिस्काउंट करके आउटसाइडर को मैंने जो 20,000 का रेट ऑफर किया है, आपको मैं 18,000 का रेट ऑफर करूंगा, तो जो भी आउटसाइडर, जो भी इंडिपेंडेंट रेट है, वो इंडिपेंडेंट रेट के ऊपर जीएसटी कैलकुलेशन होगा। अगेन एट द सेम रेट, सेम लगेगा, जो आउटसाइडर हो या आप पे सेम लगेगा। देन लास्ट पॉइंट है सेल ऑफ कमर्शियल यूनिट बाय डेवलपर टू द आउटसाइडर। अभी कमर्शियल यूनिट और या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट अगर है, तो वो कमर्शियल प्रोजेक्ट जो अफोर्डेबल या फिर नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग, जो भी दोनों में से जिस प्रोजेक्ट को हम लोग रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का डेफिनेशन कहते हैं, जो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट नहीं है, जिसके अंदर आप कोई भी कमर्शियल प्रीमाइसेस ले रहे हो, भले वो प्रीमाइसेस का रेट लेस देन 45 लाख है, एरिया लेस देन 60 एंड 90 स्क्वायर मीटर्स है, तो वो पर्टिकुलर केस में जीएसटी है 5% से ही लगता है। तो आपका प्रोजेक्ट है रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है या नॉन रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है, ये डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया होगा वो पर्टिकुलर केस है। नेक्स्ट, अभी यहां तक तो हमने जीएसटी से रिलेटेड एक फटाफट रिवीजन कर लिया। अभी आपको इसके अंदर मालूम पड़ा होगा कि जीएसटी 1% या फिर 5%, ये 5% कैलकुलेशन आप करके देखिए शर्मा जी के 50 लाख का घर है, 5% कितना बड़ा अमाउंट होता है? बड़ा अमाउंट होता है। तो ये बड़ा अमाउंट है। 2.5 लाख रुपया आज के डेट में 50 लाख के अगेंस्ट 2.5 लाख रुपया ये हो गया। स्टैम्प ड्यूटी का वैल्यूएशन लगभग 7% के करीब हो गया। तो ये सारी चीजें अगर एक कॉमन मैन को लास्ट मोमेंट पे पता चली रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, जो वो सोच रहा है कि मुझे कुछ भरना ही नहीं है, और ऑल ऑफ अ सडन उसको मालूम पड़ता है एट द टाइम ऑफ टेकिंग पोजीशन कि उसको अभी इतने पैसे भरने हैं, तो वो एकदम एक परेशान हो जाता है और ये बिल्डर के साथ झगड़े करने की बारी आती है। लेकिन इसमें हमेशा हार जो होती है वो कंज्यूमर की होती है, बिकॉज जो भी लॉ में लिखा हुआ है वो उसको आप बाईपास नहीं कर सकते। ऊपर से आपने डेवलपमेंट एग्रीमेंट खुद बनाया था, डेवलपमेंट एग्रीमेंट खुद ने उसको पावर दिया था, और डेवलपर कोई भगवान तो है नहीं जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट को या फिर लॉ के पॉइंट्स को चेंज कर सके। तो ये पॉइंट्स बहुत मुश्किल क्रिएट करते हैं। तो आपने जीएसटी के ऊपर बहुत ध्यान से एट द टाइम ऑफ एंटरिंग और बिफोर एंटरिंग इनटू डेवलपमेंट एग्रीमेंट आपने इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी हम लोग देखेंगे टैक्स इम्प्लीकेशंस ड्यूरिंग रीडेवलपमेंट ऑफ फ्रॉम द एंगल ऑफ इनकम टैक्स, आईटी जिसको हम बोलते हैं कॉमनली। अभी इनकम टैक्स के अंदर ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, ये मिसकंसेप्शन है कि हम लोग पुराने घर के बदले नए घर में आ गए। तो हमने क्या किया है? हमने कुछ नहीं किया है, हमने एक घर खरीदी किया था, अभी उसके बदले हम लोग एक नए घर में आए हैं। तो बीच में कुछ हुआ तो है नहीं, हम सिर्फ टेम्पररी पीरियड के लिए बाहर रहे हैं और नए घर में आके बैठ गए। तो कैपिटल गेन या फिर इनकम टैक्स ये क्या होता है? ये कुछ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमने तो घर के बदले घर लिया, हमने तो कोई पैसा नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, कुछ लिया भी नहीं, तो टैक्सेशन की बात कैसे आएगी? लेकिन लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि जब भी आज के डेट में हम लोग कोई भी चीज़ का रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो हम लोग को एक रजिस्ट्रार अथॉरिटी के पास जाके एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जब भी आप कोई भी चीज़ का एग्रीमेंट करने जाओगे, रजिस्ट्रेशन करने जाओगे, एग्जाम्पल हमारा वही है कि 500 स्क्वायर फीट के पुराने फ्लैट के बदले 600 स्क्वायर फीट का नया फ्लैट, कोई भी एडिशनल एरिया नहीं लिया, कोई भी पैसे नहीं लिए, सिर्फ पुराने घर के बदले नया घर ले लिया। बराबर। सिर्फ अगर ये भी ट्रांजैक्शन है तो भी एग्रीमेंट करने आप जब भी जाओगे तभी कंसिडरेशन का अमाउंट लिखने का टाइम आएगा। तो कंसिडरेशन अमाउंट में बिल्डर नॉर्मली 1 रुपया लिख देगा, क्योंकि आपने कोई कंसिडरेशन एक्सचेंज किया ही नहीं है। लेकिन उसका मार्केट वैल्यू तो होगा, स्टैम्प ड्यूटी, रेडी रेकनर वैल्यूएशन तो होगा, जो वैल्यू के ऊपर डिपार्टमेंट को ये चाहिए, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो स्टैम्प ड्यूटी का अमाउंट रिकवर करने के लिए उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी का वैल्यू मेंशन किया होगा आपके एग्रीमेंट में। ये जो इंफॉर्मेशन है, जो रजिस्ट्रार के पास जो भी एग्रीमेंट रजिस्टर होते हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आज के डेट में पहुंच जाती है, बरोबर, इन फॉर्म ऑफ देयर इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट्स।
सो नेचुरली डिपार्टमेंट को तो मालूम पड़ता है कि आपने नया घर ले लिया, आजकल तो सब कनेक्ट हो गया, सब आपके connect हो आधार, गया है। आपका पैन कार्ड वगैरह सब, बैंक तो अकाउंट, आपका अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट का हाँ, इंटरेस्ट भी दिखता है आपके आजकल कितने इनकम घर है टैक्स उससे को। आप रजिस्ट्रेशन में आपको पता कर सकते हैं सो डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता पहले से पता है कि आपने एक 40 लाख का या 50 लाख का फ्लैट लिया है। अभी डिपार्टमेंट तो आपको पूछते पूछते आएगा ही, आपने 50 लाख का घर लिया है और आपने इनकम टैक्स का रिटर्न ही नहीं भरा है, और इनकम टैक्स का रिटर्न भरा है तो आपने कैपिटल गेन जैसा कुछ भरा नहीं है, तो ये पैसे आए किधर से, ये घर आया किधर से। तो ये सारी चीजें हमेशा होने वाली हैं इन केस ऑफ एक्सचेंज ऑफ फ्लैट्स। तो आपने ध्यान रखने की जरूरत है, जिस किसी भी साल में आप पुराने फ्लैट के बदले नया फ्लैट लेने के लिए एक डेवलपमेंट एग्रीमेंट रजिस्टर करते हो, उस दिन एक्चुअली में अगर हम लोग बात करेंगे तो कोई ना कोई कैपिटल एसेट का एक्सचेंज होता है। अभी ये कैपिटल एसेट कौन से नेचर का है, यहाँ पे मैंने छोटा सा टेक्निकल कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे डाले हैं, अगर आप चाहो तो गूगल भी कर सकते हो। ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट का सब क्लॉज ए बोलता है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द असेसी वेदर और नॉट कनेक्टेड विथ बिजनेस और प्रोफेशन। ये चीज को, ये प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है इनकम टैक्स के डेफिनेशन में, कैपिटल एसेट बोला जाता है। और कैपिटल एसेट कब ट्रांसफर होती है ये लिखा हुआ है सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 में। ट्रांसफर इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट इंक्लूड्स सेल, एक्सचेंज, रिलिक्विशमेंट ऑफ एसेट और एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट देयरइन। तो हमने बात की थी कि हाउसिंग सोसाइटीज में हमारा एक्चुअली में जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी होता नहीं है, हमारे राइट्स होते हैं। ये जो राइट्स है, ये राइट्स के बारे में ये सब क्लॉज 2 में सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 के अंदर लिखा हुआ है। तो एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट्स देयरइन और इन अ केस वेयर असेट इज कन्वर्टेड बाय द ओनर thereof into or it is treated by him as stock in trade as business। तो ये प्रमोटर के एंगल से, सो ये जो भी है ये चीज को ट्रांसफर के डेफिनेशन में कवर किया हुआ है। तो आपका कैपिटल एसेट भी है, आपने ट्रांसफर भी किया है, तो नेचुरली कैपिटल गेन जैसा कुछ ना कुछ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बनता है, जो पुराने फ्लैट ओनर्स को, हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर्स को इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये चीज करने की जरूरत है। सोसाइटी को कोई करने की जरूरत नहीं है पर्टिकुलर। कैपिटल गेन सोसाइटी को, हाउसिंग सोसाइटी को नहीं होने वाला। कैपिटल गेन किसको होने वाला है, इंडिविजुअल मेंबर्स को होने वाला है। तो इंडिविजुअल मेंबर, वो बड़ा मेंबर हो, छोटा मेंबर हो, बड़ा घर हो, छोटा घर हो, छोटा सा गाला हो, कोई एक 1 रूम किचन का भी फ्लैट हो, तो वो हर एक यूनिट के लिए कैपिटल गेन होगा। और अगर आपको कैपिटल गेन होता है तो आपको इनकम टैक्स का रिटर्न भरने की आवश्यकता जरूर है, उसमें से कोई भी चीज का एग्जम्पशन नहीं है। अगर आपको कैपिटल गेन होता है तो आपको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना ही है। क्या मापदंड क्या है? कैपिटल गेन मतलब आप पुराना फ्लैट की वैल्यू, पुराना फ्लैट के जगह पे आपको नया फ्लैट मिल रहा है, मतलब आपने एक्सचेंज 200 स्क्वायर फीट ज्यादा मिल गया, ज्यादा नहीं भी मिला। हाँ। मुंबई में ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स होंगी जिन्होंने एक्स्ट्रा एफएसआई पहले से ही कंज्यूम करके रखा है, मतलब वो जिसको हम लोग अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन के बदले तो पुराना, अगर आपका 500 स्क्वायर फीट है तो उनको 400 स्क्वायर फीट ही मिलता है, तो उनको ज्यादा फ्लैट मिलता भी नहीं है, एरिया मिलता भी नहीं है, उनको खरीदना पड़ता है, उनको पैसा देना पड़ता है। तो जब भी आप कभी पुराने फ्लैट के बदले नया फ्लैट लेते हो तो पुराना फ्लैट का एग्जिस्टेंस खत्म, नया फ्लैट का एग्जिस्टेंस चालू। जब पुराना फ्लैट का एग्जिस्टेंस खत्म तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरने की जरूरत है और कैपिटल गेन दिखाना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये जो कैपिटल गेन है, ये कैपिटल गेन सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 के अंदर टैक्सेबल होता है। तो कैपिटल गेन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कोई भी चीज अगर टैक्सेबल है तो उसको एक चार्जिंग सेक्शन चाहिए, कौन से सेक्शन के अंदर इनकम टैक्स भरने की जरूरत है। तो अगर आपको अगर और ध्यान से पढ़ना है, कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो आपको पढ़ना होगा सेक्शन 45 सबसेक्शन 1। तो ये सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 के अंदर जो भी प्रॉफिट्स एंड गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन and shall be deemed to be the income of the previous year in which such transfer took place। So जिस साल में ट्रांसफर होगा वो साल में कैपिटल गेन होगा। अभी आपने एक चीज को समझना जरूरी है, ट्रांसफर कौन से साल में होगा, आपने राइट्स कौन से दिन छोड़ दिए। हमने राइट्स छोड़ दिए जिस दिन हमने डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन किया।
तो डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन किया, उस दिन हम बोल रहे हैं बिल्डर को कि भाई ये हमारा फ्लैट आपके पास हम लोग दे रहे हैं, ये बिल्डिंग को हम लोग खाली करके जा रहे हैं, आप इसके बदले हमें नया फ्लैट बना के दो। आपको वो नया फ्लैट कब बना के देगा? 2 साल के बाद, 3 साल के बाद। आज के डेट में आपने उसको राइट्स दे दिए, आपको घर मिला है, आज के डेट में नहीं मिला है। तो ये सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड है। इसको जो भी है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कैलकुलेशन के हिसाब से ये एक नॉर्मल असेसी के ऊपर, नॉर्मल कॉमन मैन के ऊपर ये बर्डन आता था, क्योंकि उसने अभी तो उसको घर भी नहीं मिला है, उसको टैक्स भरने की नौबत आ गई। जब घर मिले तब टैक्स भरने की बात आएगी तो कुछ चीजें समझ सकते हैं, लेकिन उसने जस्ट वो राइट्स जोड़ दिए हैं, आज के डेट में ट्रांसफर किए, तो उसको इमीडिएट इफेक्ट में टैक्स भरने की जरूरत है। ये ऐसा वाला सेक्शन, क्योंकि जब ये इनकम टैक्स एक्ट बना था वो टाइम पे तो किसी ने सोचा नहीं होगा कि रीडेवलपमेंट होगा आगे जाके, और रीडेवलपमेंट के बारे में प्रोविजंस नहीं होता कैपिटल गेन का रेडी रेकनर के हिसाब से सिलेबल है। इसके बारे में मैं बात करता हूं आगे, लेकिन अभी हम लोग एक बात करते हैं पहले कि ये ट्रांसफर जिस साल होगा वो साल टैक्स नहीं भरना है तो कब भरना है, क्योंकि मैं अभी बोल रहा हूँ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मालूम पड़ा कि आपने घर खाली कर दिया तो उसी साल में टैक्स भरने का है, तो वो कॉमन मैन के लिए थोड़ा बर्डन जैसा है। तो इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट ने एक नया सेक्शन इंसर्ट किया। वो नया सेक्शन इंसर्ट किया जिसको सब सेक्शन 5A के नाम से जानते हैं। तो सेक्शन 45 सब सेक्शन 5A में एक अमेंडमेंट हुआ है 1/4/2018 से, जिसमें लिखा गया है कि जो भी फ्लैट ट्रांसफर कर रहा है, अगर वो इंडिविजुअल या फिर HUF है, सो फ्लैट ट्रांसफर करने वाला जिसका फ्लैट है वो इंडिविजुअल या फिर HUF है, तभी उसको ये एक्ट का बेनिफिट मिलेगा। अगर वो कंपनी का फ्लैट है, LLP का फ्लैट है, पार्टनरशिप फर्म का फ्लैट है, तो उन लोगों को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। उन लोगों को कैपिटल गेन कौन से साल में कैलकुलेट करना है और भरना है, जिस साल वो ट्रांसफर करेंगे वो साल में। लेकिन अगर ट्रांसफर करने वाला व्यक्ति असेसी अगर इंडिविजुअल आफ्टर 3 ईयर ट्रांसफर किया DA से लेके, तो 3 साल बाद करना आपको। हाँ, उसके बारे में वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। तो ये जो इंडिविजुअल और HUF है, वो इंडिविजुअल और HUF के लिए ये नया प्रोविजन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इंसर्ट किया है। तो इस पर्टिकुलर केस में कैपिटल गेन कौन से साल में टैक्सेबल होगा, तो वो उस साल में टैक्सेबल होगा जिस साल में OC मिलेगा, जिस साल में कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा, होली और पार्टली, वो प्रोजेक्ट के लिए होली या फिर पार्टली कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा, वो साल में आपको कैपिटल गेन वर्कआउट करना है। पार्ट OC भी मिला, तो भी आपको कैपिटल गेन वर्कआउट करना है, इनकम टैक्स का रिटर्न वो साल में भरना है, और कैपिटल गेन का वर्किंग जो भी है वो इसके हिसाब से दिखाना है जब आपने एक्चुअल डेवलपमेंट एग्रीमेंट किया था। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन दिस इज इन द बेनिफिट ऑफ द असेसी, अगर असेसी इंडिविजुअल या फिर HUF है तो। अभी हम लोग बात करेंगे कि कैपिटल गेन कौन से अमाउंट का होगा, जो आपका सवाल था कि कैपिटल गेन कौन से अमाउंट का होगा, कौन से अमाउंट को हम लोग कैपिटल गेन मानेंगे। क्योंकि इसमें कैसा होगा कि जब भी कैपिटल गेन वर्कआउट होगा तो कोई ना कोई सेल कंसिडरेशन चाहिए और उसके अगेंस्ट कोई ना कोई परचेस कंसिडरेशन चाहिए, क्योंकि सेल माइनस परचेस, इसके बीच का जो भी डिफरेंस है जिसको हम लोग गेन बोलते हैं। तो ये जो भी कैपिटल गेन है वो कैपिटल गेन 2 तरीके के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आपने अगर आपकी कैपिटल असेट जो आपके राइट्स है अगर मोर देन 24 मंथ्स होल्ड किए हुए हैं, मतलब आपका जो पुराना घर है, अगर आपने मोर देन 24 मंथ्स मतलब 2 साल से पुराना आपका घर है जो आप एक्सचेंज कर रहे हो एक नए घर के साथ, तो वो पर्टिकुलर कैपिटल गेन को कहा जाएगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आपका होल्डिंग पीरियड लेस देन 24 मंथ्स है तो वो पर्टिकुलर कैपिटल गेन को कहा जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन अलग है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन अलग है, टैक्स रेट भी दोनों का अलग अलग है जी। अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, आपको एक चीज के बारे में ध्यान रखना है, हमें एक सेल कंसिडरेशन चाहिए। यहाँ पे सेल कंसिडरेशन है ही नहीं, क्योंकि हमें तो फ्री में मिला है। अभी अगर आपको फ्री में मिला है तो इन द ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन, जो भी साल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन है वो साल का जो भी रेडी रेकनर रेट है, वो रेडी रेकनर रेट विल बी द बेस फॉर कैलकुलेशन ऑफ सेल कंसिडरेशन। तो आपको 500 के बदले 600 मिले, 600 जिस दिन ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है उस दिन का जो भी रेडी रेकनर रेट है वो रेडी रेकनर रेट मल्टीप्लाइड बाय 600 करोगे तो वो होगा आपका सेल कंसिडरेशन। अच्छा,
उसके एडिशन में अगर आपको कॉम्पनसेशन इन कैश कॉर्पस फॉर्मेट में अगर कुछ मिला है जो टैक्सेबल नेचर का है तो वो भी उसमें ऐड हो जाएगा। अच्छा, वो भी ऐड हो जाएगा। तो ये रेंट पूरा रेंट वगैरह, वो रेंट के बारे में आगे अलग से पॉइंट है। तो ये जो भी सेल कंसिडरेशन है वो सेल कंसिडरेशन डिसाइड होगा एरिया मल्टीप्लाइड बाय स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन इन द ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन। इसमें से हमें माइनस करना होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब आपने एक्चुअली में जो भी परचेस कॉस्ट दिया हुआ है वो प्लस उस टाइम का स्टैम्प ड्यूटी का वैल्यूएशन, वो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया। सो सिंपल से आपका कैपिटल गेन वर्कआउट होगा शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का कैलकुलेशन है तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि आपने ये घर कब खरीदा था। आपने अगर ये घर 1 अप्रैल 2001 ये डेट से पहले के डेट में परचेस किया हुआ है तो हमको एक कैलकुलेशन ढूंढ के लाना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर फ्लैट का 1 अप्रैल 2001 का वैल्यूएशन क्या था, और 1 अप्रैल 2001 का वैल्यूएशन के बेसिस पे इंडेक्सेशन करना पड़ेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1 अप्रैल 2001 को एक बेस ईयर माना है जिस साल उन्होंने रुपए का वैल्यू 100 रुपया डिसाइड किया हुआ है, और इन्फ्लेशन का इफेक्ट ऐड होते 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 उन्होंने हर साल वो इन्फ्लेशन का एक रेट देते हैं। तो वो जो भी रेट है आज के डेट में, से फॉर एग्जांपल अगर 2001 का वैल्यूएशन 100 रुपया था तो 2021-22 फाइनेंशियल ईयर का कैलकुलेशन ये 331 रुपया था। तो 100 रुपये का वैल्यू डिपार्टमेंट के हिसाब से 331 रुपये का है। तो आपका वैल्यूएशन ऑफ फ्लैट एज ऑन 1 अप्रैल 2001 अगर 10 लाख है तो 2021-22 में उसका वैल्यूएशन कितना होगा, तो 33,31,000। अच्छा, 10, क्योंकि 331 का इंडेक्सेशन का बेनिफिट उन्होंने दे दिया है। तो डिपार्टमेंट बोलता है कि आपका ये 33,31,000 जो भी वैल्यू है वो वैल्यू को आप क्या करो, आप आपका सेल कंसिडरेशन जो भी है उसमें से लेस करो और जो भी बचता है वो आपका क्या आएगा, कैपिटल गेन आएगा। अभी कैपिटल गेन कैलकुलेट करना एक बात है, अगला सवाल आप पूछोगे कि कैपिटल गेन के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स भरना है क्या। बरोबर। तो कैपिटल गेन टैक्स भरना है या फिर नहीं भरना है ये डिपेंड होगा कि आप री इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अभी यहाँ पे री इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक फॉर्मेट में हो रहा है क्योंकि आप एक्सचेंज कर रहे हो, आप पुराने घर के बदले नया घर ले रहे हो। पुराने घर का वैल्यू 10 लाख था और नए घर का ऑटोमेटिक वैल्यूएशन जो भी है वो 50 लाख 60 लाख स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन के हिसाब से आने वाला है। तो आपका री इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ऑटोमेटिक री इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो इसको सेक्शन 54 के बेनिफिट्स मिलते हैं या फिर सेक्शन 54F के बेनिफिट्स मिलते हैं। ये सेक्शंस आपको डिटेल में देखने पड़ेंगे, लेकिन ये दोनों बेनिफिट्स ऐसा कहते हैं कि आपको जो भी कैपिटल गेन हुआ है वो ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट हुआ है और री इन्वेस्ट होने की वजह से आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। आपने एक सवाल पूछा था वो 3 साल मुझे होल्ड करना है कि नहीं करना है, वो 3 साल होल्ड करना है कि नहीं होल्ड करना है, ये सवाल अभी आता है। ये जो नया घर आपको मिला है वो नया घर आपने 3 साल के अंदर बेचना नहीं है। अगर आपने ये 3 साल के अंदर बेच दिया तो आपको फिर से कैपिटल गेन भरने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आपने री इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट्स लिए थे। तो ये सारी चीजें हैं वो आपने ध्यान में रखनी है। तो मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा दर्शकों को कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं, और ये जो सेक्शंस और ये तमाम जो टैक्स से रिलेटेड चीजें, जरूरी चीजें, हम ज्यादा डिटेल में आपको ये सारी चीजें के बारे में जानना है तो आप उनसे अपॉइंटमेंट लेके हम लोग का बोलना ये है कि आपने ये सारी चीजें दिमाग में रखनी चाहिए। ये सारी चीजें है, ये चीज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है। तो इग्नोर ना करे, आएगा देखेगा ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि डिपार्टमेंट इमीडिएटली हम थोड़ा चाहेंगे जो बाकी का बच्चा थोड़ा फटाफट कर दे, सवाल भी आ रहे हैं। यस तो आगे का पॉइंट है नेक्स्ट, एडिशनल एरिया इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल मेंबर। एडिशनल एरिया मेंबर जब भी परचेस करता है, नेचुरली ये परचेस है तो परचेस के ऊपर कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, तो परचेस के ऊपर टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। टैक्स कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड अपॉन सरेंडर ऑफ एडिशनल एरिया आइदर इन पार्ट और इन फुल। मैंने जैसे कहा था कि आपने 500 स्क्वायर फीट के बदले 600 जो आपका मिल रहा है, आप बोल रहे हो कि मुझे 600 नहीं चाहिए, मुझे 100 का कैश कंपोनेंट दे दो। तो ये जो भी आप 100 रुपया बेचोगे बिल्डर को,
तो उसके ऊपर आपको टैक्स भरने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपका परचेस वैल्यू उतने से कम करेगा, तो ये टैक्सेबल होगा, इसके बारे में ध्यान रखने की ज़रूरत है। द सोसाइटी फॉर रिसीविंग एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज फॉर कॉमन यूज ऑफ इट्स मेंबर्स एंड देयर, जो भी सोसाइटी को कॉमन एमिनिटीज एडिशनल मिलेगी, कि पहले के सोसाइटी में स्विमिंग पूल नहीं था, क्लब हाउस नहीं था, नए सोसाइटी में है, तो वो उसके ऊपर कोई टैक्स भरने की जरूरत सोसाइटी को भी नहीं है और मेंबर्स को भी नहीं है। देन लायबिलिटी ऑफ इनकम और कैपिटल गेन टैक्स इफ एनी, तो कॉर्पस, जो भी कॉर्पस अमाउंट इंडिविजुअल मेंबर्स को अपने हाथ में मिलेगा, तो उसके ऊपर टैक्सेशन कैसा होगा, ये बहुत टेढ़ा सवाल है। ये टेढ़ा सवाल इसके लिए है क्योंकि आपने जब डेवलपमेंट एग्रीमेंट बनाया तो उसमें वो कॉर्पस को क्या स्वरूप दिया है, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो देयर आर वेरियस केस क्लॉज कि आपको जो भी कॉर्पस मिला है वो कॉर्पस हार्डशिप अलाउंस के फॉर्मेट में मिला होगा, तो वो टैक्सेबल नहीं है, उसको कैपिटल रिसिप्ट माना जाएगा। लेकिन कॉर्पस एक ऐसा ही अमाउंट एडिशनली सबको दे रहे हैं जिसके बारे में कोई स्पेसिफिक रेफरेंस एज अ हार्डशिप अलाउंस नहीं है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको टैक्स करना जरूर चाहेगा और डिपार्टमेंट उसको टैक्स कर भी रहा है। तो यू नीड टू ड्राफ्ट योर डेवलपमेंट एग्रीमेंट वेरी केयरफुली टू फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑल्सो। उसके बाद कुछ कॉर्पस का अमाउंट अगर बिल्डर ने सोसाइटी को दिया हुआ है और मेंटेनेंस फ्री सोसाइटी करके उसने कुछ प्रॉमिस दिया है, तो नेचुरली सोसाइटी को बड़ा सा अमाउंट आएगा, सोसाइटी उसको इन्वेस्ट करेगी, उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटरेस्ट से मेंटेनेंस, तो ये सारी चीज़ें टैक्सेबल नहीं है, ये कॉर्पस फॉर्मेट में ही है। नेक्स्ट, कॉर्पस मनी रिसीव्ड बाय सोसाइटी फ्रॉम द डेवलपर सब्सिक्वेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड टू इट्स मेंबर्स, मतलब सोसाइटी ने पहले तो कॉर्पस की अमाउंट ले ली और बाद में मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहा। एक्चुअली अगर आप लोग देखोगे तो हाउसिंग सोसाइटी के अंदर कोई भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूशन टू मेंबर्स अलाउड नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन टू मेंबर्स एक ही चीज़ का हो सकता है, वो है डिविडेंड, और डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा तो रजिस्ट्रार से परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, तो ये बहुत टेढ़ा मामला है। तो ये पर्टिकुलर चीज़ के अंदर अगर सोसाइटीज़ ना पढ़े तो बेटर है, क्योंकि ये चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती है। और एक चीज़ यहाँ पे प्रिकॉशन इस चीज़ का लेना ज़रूरी है, क्योंकि पुराने मेंबर्स, पुराने सोसाइटी में अगर 15, 20, 25 मेंबर्स है और नए सोसाइटी में अगर 60, 70, 80 मेंबर्स आने वाले हैं, तो नया मेंबर और पुराना मेंबर इनका फंड्स अलग अलग रखने के पोजीशन में सोसाइटी नहीं रहती, तो ये लिटिगेशंस क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट इज रेंट। अभी आपने एक सवाल पूछा था, जो सवाल बार बार आता है कि रेंट फॉर टेम्पररी और अल्टरनेटिव अकोमोडेशन, जो भी रेंट प्रमोटर, बिल्डर जो भी एग्जिस्टिंग यूनिट होल्डर को देता है किसी टेम्पररी जगह पे रेंटेड प्रीमाइसेस लेने के लिए, तो इसके ऊपर बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस है। जब भी बिल्डर प्रमोटर रेंट का पेमेंट करता है, तो बिल्डर प्रमोटर ने जो भी रेंट दिया हुआ है मेंबर को, मेंबर ने अगर उस अमाउंट को खर्च कर दिया, रेंट पे कर दिया, तो टैक्सेबिलिटी की सवाल नहीं आएगा। एग्जांपल देता हूँ, अगर बिल्डर ने आपको कमिट किया है, प्रॉमिस किया है कि मैं आपको 30,000 का मंथली रेंट देता हूँ, और मेंबर को, हर मेंबर को 30-30 हज़ार रुपये हर महीना वो देने वाला है, कोई मेंबर ने 30,000 का रेंटेड प्रीमाइसेस ले लिया, तो उसको कोई भी टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको कोई सरप्लस नहीं हुआ है। किसी मेंबर ने 30,000 का अमाउंट लिया और 40,000 का रेंट भर रहा है, उसने बड़ा घर ले लिया, तो उसको भी कोई टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी मेंबर ने 30,000 का रेंट लिया और 25,000 खर्चा कर रहा है रेंट के ऊपर, तो उसका जो बचा हुआ 5,000 है वो टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में उसको टैक्स भरने की ज़रूरत है। तो रेंट के ऊपर आप अगेन डेवलपमेंट एग्रीमेंट में क्या लिखते हो, कैसे लिखते हो, कितना अमाउंट आने के बाद क्या अमाउंट को खर्चा करते हो, उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा टैक्स लायबिलिटी। ये इंडिविजुअल हैंड्स में डिसाइड होगा। नेक्स्ट, मैंने एक चीज़ के बारे में पहले ही जो डिस्कशन किया था, हार्डशिप अलाउंस। ये हार्डशिप अलाउंस या फिर कॉम्पेंसेशन, इसके लिए मैंने एक केस लॉ भी कवर किया हुआ है। मुंबई का ही केस लॉ है, ITAT जिसको हम लोग बोलते हैं, अपीलेट ट्रिब्यूनल, उसका जजमेंट है, तो मुंबई ज्यूरिसडिक्शन के लिए एप्लीकेबल है, एंटायर महाराष्ट्र के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर केस का बेनिफिट लेके अगर आपने डेवलपमेंट एग्रीमेंट में प्रॉपरली हार्डशिप अलाउंस, कॉम्पेंसेशन फॉर इनकन्वीनियंस, ये सारे वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, तो उसके ऊपर आपको टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन गुड्स ऑन हाउस होल्ड एमिनिटीज रिसीव्ड। नेक्स्ट, मैंने इसके बारे में भी बात की थी कि अगर आपने कोई भी चीज़ का फर्नीचर,
फिटिंग्स, कुछ एक्स्ट्रा एमिनिटीज हर एक फ्लैट ओनर्स को दिया हुआ है जो किसी भी वॉल से अटैच्ड नहीं है, तो वो चीज़ का वैल्यूएशन अगर 50,000 से ज़्यादा है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 56 के अंदर वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस फ्रॉम डेवलपर। तो डेवलपर ने किसी भी चीज़ का रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस किया है, आपने जो भी खर्चा किया है वो खर्चे के लिए हम कोई चीज़ डेवलपर से ले रहे हैं तो वो चीज़ टैक्सेबल नहीं होगी, सेम एज ही रेंट। आप जितना खर्चा कर रहे हो उतना ही ले रहे हो तो टैक्सेबिलिटी की बात नहीं आएगी, जितना खर्चा कर रहे हो उससे ज़्यादा अमाउंट ले रहे हो तो टैक्सेबिलिटी आएगी। एक बहुत बड़ा और एक लास्ट पॉइंट है नेक्स्ट कि सिंकिंग फंड, रिपेयर्स फंड में जो भी पैसा पड़ा हुआ रहता है हाउसिंग सोसाइटीज के पास जो पुराने मेंबर से रिलेट करता है, तो उस एफडीज का, उस पैसे का क्या करेंगे? तो मैंने जैसे कहा कि कोई भी पैसे जो सोसाइटीज के पास पहले से आ गए हैं, जो सोसाइटीज के पास है, वो डिस्ट्रीब्यूशन बैक टू द मेंबर्स का प्रोविजन कोऑपरेटिव लॉ में नहीं है। पैसे आने की तो सुविधा है, पैसे जाने की सुविधा नहीं है। और पुराने 25 मेंबर के बदले अभी नए सोसाइटी में 100 मेंबर्स आने वाले हैं, तो पुराने 25 मेंबर्स को लगता है कि हमारे जो 25-30 लाख रुपए जमा है वो अगर हमारे हैं, क्योंकि नए लोगों के साथ क्यों हम लोग शेयर करें, तो 1-1 लाख रुपए हर एक मेंबर को दे दो, मामला खत्म। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा कोऑपरेटिव लॉ में प्रोविजन नहीं है। तो अगर हम लोग फॉर द टाइम बीइंग ऐसा समझ के चले कि रजिस्ट्रार ने आपको परमिशन दे दिया वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने की, फिर भी एक सवाल आएगा, ये जब पैसा सोसाइटी के पास आपने जमा किया था वो जमा हुआ पैसा नहीं है, एक्चुअली में वो 20 लाख रुपए जमा किए थे, 5 लाख रुपए का तो इंटरेस्ट है, तो 20 लाख रुपए आप वापस ले लोगे तो उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी की बात नहीं आएगी। लेकिन उसके ऊपर के 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट, जो सिंकिंग फंड का इंटरेस्ट जमा हुआ है, वो अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करोगे तो आपके हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। अभी मैं फिर से एक बार वही कहना चाहूँगा कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमने लाइटर मैनर में एक अवेयरनेस के हिसाब से दी हुई हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम डेवलपर एंगल है कि डेवलपर आपको रेंट देते हुए, कॉम्पेंसेशन देते हुए, कोई भी पैसा देते हुए टीडीएस करेगा क्या? तो यस, बिल्डर ज़रूर टीडीएस करेगा आपको पैसे देते हुए, रेंट देते हुए। और यही चीज़ है, डिपार्टमेंट को मालूम पड़ेगा कि आपको ये पैसे मिले हुए हैं, और यही चीज़ है जिसके लिए आपने इनकम टैक्स का रिटर्न भरना ज़रूरी है, अप्रोप्रिएटली भरना ज़रूरी है, क्योंकि ये टीडीएस फॉर्मेट के हिसाब से डिपार्टमेंट को पहले से मालूम है कि आपको क्या क्या पैसे मिले हुए हैं, किस चीज़ के लिए पैसे मिले हुए हैं। तो डिपार्टमेंट के पास सारी इंफॉर्मेशन है। इसीलिए मैं लास्ट में कहना चाहूँगा, सफ़र द पेन ऑफ डिसिप्लिन और सफ़र द पेन ऑफ regret. Yes, correct. So this is very important. If you don't have discipline, and taxation discipline is very important, otherwise it will vanish your profits and benefits. So नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद अमित जी।